हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता स्टडी आईक्यू में। जैसा कि हमने पॉलिटी की सीरीज़ चलाई हुई है तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। चलो, आज का टॉपिक है राज्य व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। तो आपको मैं बताऊं पहले कि हम भारत का संविधान पढ़ लेते हैं अक्सर, लेकिन उसमें बहुत सारी टर्म्स आती हैं, जैसे एकात्मक का मतलब क्या है, संघात्मकता क्या होती है ना, और सरकार के कितने प्रकार होते हैं, संसदात्मक प्रकार का मतलब क्या होता है, अध्यक्षात्मक सरकार का जो रूप होता है उसका क्या मतलब होता है। इस तरह की बहुत सारी शब्दावली जो मैं आपसे बोली अभी। तो पहले मैं जो संविधान स्टार्ट करूंगा उससे पहले ही मैं इन शब्दावलियों को डिस्कस कर लेता हूं। हो सकता है इस पर 2 से 3 क्लास बने, लेकिन ये गारंटी है इसके बाद कोई भी शब्दावली जब मैं संविधान में आपसे यूज़ करूंगा आपके सामने, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये शब्दावली का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसीलिए पहले इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये शब्दावली कुछ ऐसी हैं जो हमारे संविधान के लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ शब्दावली ऐसी हैं जो हम अपने संविधान की किसी दूसरे देश के संविधान से कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सारा आ जाएगा, मतलब जो भी शब्दावली संविधान में यूज़ की जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल की जाती हैं, उन सभी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। जी देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान और राज्य व्यवस्था, इन दोनों में क्या मुख्य अंतर है। कहीं तो लिखा मिल जाता है संविधान और कहीं लिखा मिल जाता है राज्य व्यवस्था, इन दोनों में क्या अंतर है। देखो भैया, देखो किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और उन शब्दों का, उन रूल्स का, उन नियम्स का, है ना, दस्तावेजी संकलन अगर होता है उसे हम संविधान कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियमों का दस्तावेजी संकलन संविधान कहलाता है। ठीक है, संविधान मतलब जो देश के अंदर चलते हैं रूल्स, उनका जो है दस्तावेजी संकलन होगा, वो संविधान है। और वो जो मैं बोल रहा हूँ, दूसरी बात फिर से सुनिए राज्य व्यवस्था के बारे में। देश के अंदर जो व्यवस्था है उसे संचालित करने के लिए, मतलब देश की अंदर व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियमों का व्यवहारिक प्रयोग, इसमें बिल्कुल वही डेफिनेशन आएगी, इसमें वही आएगी, लेकिन वो दस्तावेजी संकलन होंगे और वो व्यवहारिक प्रयोग होगा। क्लियर? तो आप लिख लीजिए जो मैंने बोला कि किसी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दस्तावेजी संकलन संविधान कहलाता है। किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियमों का व्यवहारिक प्रयोग राज्य व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि संविधान और राज्य व्यवस्था आगे और इसके बारे में और डिस्कशन, तो बात यह है कि हम इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये बढ़ेगा वैसे ही ये बढ़ेगा, या ये कह लीजिए कि जैसे ये बढ़ेगा वैसे ही ये बढ़ेगा, जैसे ये घटेगा वैसे ही ये घटेगा। जो इसकी नेचर होगी वो इसकी नेचर होगी, जो इसकी नेचर नहीं होगी वो इसकी नेचर भी नहीं होगी। अब मैं कहूँ कि हमारी जो राज्य व्यवस्था है, मतलब भारत की राज्य व्यवस्था जो है वो संघात्मक राज्य व्यवस्था है, तो बताइए भारत के संविधान की व्यवस्था कैसी होगी? संघात्मक, मतलब उसकी प्रकृति यहाँ भी संघात्मक होगी। अगर मैं कहूँ अब जैसे ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति है वो एकात्मक है, तो वहाँ संविधान की प्रकृति भी क्या होगी? एकात्मक। समझ गए? तो ये संविधान और राज्य व्यवस्था की बात मैंने आपसे बता दी कि इसका मतलब ये होता है और दोनों में इस तरह से रिलेशन होता है। क्लियर है जी? अब मैंने आपसे बताया कि संविधान ही राज्य व्यवस्था के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सेम, दोनों की प्रकृति सेम होगी। राज्य व्यवस्था की जैसी प्रकृति होगी वैसी ही संविधान की प्रकृति होगी। तो यहाँ मैं अगर एक क्वेश्चन फॉर्मेट कर दूं कि भारत की राज्य व्यवस्था की प्रकृति संघात्मक है, तो भारतीय संविधान की
भारतीय संविधान, मैं शॉर्ट लिख देता हूं, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी होगी? तो आंसर क्या आएगा? कैसी? संघात्मक। अगर मैं दूसरी बात कर दूं, क्वेश्चन दे दूं कि ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था, ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? एकात्मक है। कि प्रकृति एकात्मक है। तो ब्रिटेन के, ये डॉट डॉट का मतलब है जो मैं बोल रहा हूं, तो ब्रिटेन के राज्य संविधान की प्रकृति कैसी होगी? वहां की जो संविधान होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो एकात्मक। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे वहां तो संविधान लिखित है ही नहीं, है ना, तो वहां प्रकृति की कैसे बात कर रहे हैं? देखो भैया, मैं आपको बात कर रहा हूं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं संविधान लिखित और अलिखित का मतलब क्या होता है। वैसे हम इसे आगे डिस्कस कर लें तो चल जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 2-4 मिनट ही रुको, उसके बाद मैं ढंग से समझाऊंगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि एकात्मक संघात्मक का मतलब क्या है और ब्रिटेन की लिखित और अलिखित का मतलब क्या है संविधान का। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, दूसरी बात क्या है, संविधान के प्रकार। अच्छा, अगर मैं यहाँ से दूसरा टॉपिक लूँ, यहाँ से टॉपिक ले रहा हूँ मैं यहाँ से, तो संविधान के प्रकार, पहली बात हो गई, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने। दूसरे की बात, संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार, संविधान किन किन प्रकार, किस प्रकार का होता है, या संविधान के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? तो देखो, संविधान के प्रकार 2 तरह से हो सकते हैं। कैसे? एक तो दस्तावेजी स्वरूप के आधार पर, दस्तावेजी स्वरूप के आधार पर, और दूसरा निहितार्थ या मूल्यों के आधार पर। निहितार्थ या मूल्यों के आधार पर। अगर मैं कहूं संविधान के प्रकार मुझे पता करने हैं दस्तावेजी स्वरूप के आधार पर संविधान कितने तरह का होता है, तो आंसर आएगा दस्तावेजी स्वरूप के आधार पर संविधान 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। देखिएगा, दस्तावेजी स्वरूप के आधार पर संविधान की कितनी प्रकृति होती है, कितनी प्रकार होते हैं? तो 2। पहला लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान, ठीक है, लिखित संविधान, और दूसरा अलिखित संविधान। अलिखित, जो लिखा हुआ नहीं होता। इन सभी बातों को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और निहितार्थ के आधार पर, निहितार्थ या मूल्यों के आधार पर संविधान के प्रकार, मूल्यों के आधार पर या निहितार्थ के आधार पर संविधान के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो देखिएगा जरा, लोकतांत्रिक संविधान और अलोकतांत्रिक संविधान, ठीक है जी। तो ये हो गए दस्तावेजी स्वरूप के आधार पर 2 हो गए और निहितार्थ मूल्य के आधार पर 2 हो गए। अब लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में भी अभी बात करेंगे। अभी ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, इसके भी बताऊंगा, इसका भी बताऊंगा, संघात्मक भी बताऊंगा, एकात्मक भी बताऊंगा, ये लिखित कैसे है, लिखित सब बताऊंगा आज ही की वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा क्रम चलने दो आप बस। तो उसके बाद सरकार के अंग, देखो जरा, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो इसे मैं रब कर रहा हूं भैया। देखो, सरकार के अंग, सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के अंग 3 होते हैं भैया। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। अंग की जगह ये भी कह सकता है सरकार के भाग भी कह सकता है, तब भी आंसर 3 ही आएगा। ये वर्ड्स भी सुनते रहिएगा, जैसे मैं दूसरे बोल देता हूँ, क्योंकि हमें पता होता है, लेकिन भाग जब बोलेगा तो हमें पता नहीं होगा, तो इसलिए इन वर्ड्स को मैं बोल देता हूँ, उन्हें भी आप या तो नोट कर लीजिए या ध्यान से सुन लीजिएगा। सरकार के अंग या भाग कितने होते हैं? 3। पहला कार्यपालिका, आपको पता होंगे जरूर कि कार्यपालिका क्या होता है।
विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या, लेकिन क्या उन्हें सरकार के अंग कहते हैं ये नहीं पता होता। अच्छा, मैं आप पे डाउट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं पता होगा, हो सकता है पता भी हो कुछ बच्चों को, लेकिन मेनली जो होता है, जनरल जो होते हैं उन्हें ये तो पता होता है ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन ये सरकार के अंग भी इन्हें बोलते हैं ये नहीं पता होता। तो ये क्लियर कर लीजिए, सरकार के अंग या भाग यही होते हैं, कौन से, कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये 3 अंग या भाग या स्वरूप है ना होते हैं सरकार के। क्लियर? तो ये मैंने तीसरी बात भी आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, 1 2 3 जी। फोर्थ बात स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो मैंने फोर्थ लिखा उसकी बात कर रहा हूँ, राज्य व्यवस्था या संविधान की प्रकृति। राज्य व्यवस्था या संविधान की प्रकृति। या संविधान की प्रकृति। तो कैसी होती हैं ये भी 3 तरह की होती हैं, अभी मैंने बताया भी था, फिर से सुन लीजिए। राज्य व्यवस्था की प्रकृति ये भी कह सकता है और यूं भी कह सकता है संविधान की प्रकृति। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था या संविधान की प्रकृति कितनी होती हैं? 3 होती हैं। सरकार के अंग भी 3 होते हैं और राज्य व्यवस्था या संविधान की प्रकृति भी 3 होती हैं। कौन सी? एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक। एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक, ये 3 प्रकृति होती हैं किसकी? राज्य व्यवस्था की। ठीक है, अब आप ये नहीं कहिएगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था की कितनी प्रकृति होती हैं, ऐसे नहीं होता। मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि कुछ चीज़ें तो मैं वो बताऊंगा जो हमारे संविधान के अंदर होती है, क्योंकि वो तो हमें ब्रॉडली पढ़ना ही है, तो इसलिए उन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, उन टर्म्स को या उन शब्दावलियों को। और कुछ चीज़ें ऐसी मैं बताऊंगा जो हमारे देश के संविधान और किसी दूसरे देश के संविधान में कंपैरिजन करके हम बता पाएंगे कि हमारा संविधान ऐसा है जबकि उनका ऐसा है। ठीक है, तो यही बात है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति 3 होती है, ये बात सही नहीं है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होती है? तो संघात्मक होती है, ये बात सही है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी होती है? संघात्मक होती है, ये बात भी सही है। लेकिन राज्य व्यवस्था या संविधान की प्रकृति कितनी हो सकती है? 3 हो सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक। क्लियर है? आगे चलेंगे, इन्हें भी एक्सप्लेन करूंगा भैया, टेंशन ना लें। और आज ही होंगे 5th, ये 4th भी डिस्कस कर दिया। आगे सरकार के प्रकार। सरकार के प्रकार, जो सरकार होती है ना, सरकार जो होती हैं किसी भी देश के अंदर जो सरकारें होती हैं उनके कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, कहीं पर किसी तरह की सरकार है किसी देश के अंदर, किसी देश के अंदर किसी तरह की सरकार है, किसी तरह की सरकार है, कहीं पर किसी तरह की सरकार है, कहीं पर। तो सरकार के प्रकार कितने हो सकते हैं? ठीक है, तो 3 हो सकते हैं, ये भी सब चीज़ें 3 3 और 3 अभी तक जो बताई हैं। ठीक है, अंग भी 3, संविधान की प्रकृति भी 3 और सरकार के प्रकार भी 3। सरकार के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? यस, सरकार के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, लेकिन बोल रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से नोट कर लीजिए। सरकार के प्रकार 3 कौन कौन से होते हैं? देखो, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक। अर्ध अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक, ये 3 प्रकार की सरकार के प्रकार होते हैं। मतलब सरकार के प्रकार 3 तरह के होते हैं। ठीक है, चलो जी, अब हम डिस्कस करते हैं सभी चीज़ों को, जितने भी टर्म मैंने बताई हैं आपको जी। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में, वो तो मैंने बता ही दिया और अच्छे से बता दिया। संविधान राज्य व्यवस्था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसी संविधान की प्रकृति होगी वैसी राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी।
ठीक है, एकात्मक, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक, ये 3 होती हैं, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन ये मैंने बता दिया। उसके बाद संविधान के प्रकार, दस्तावेजी स्वरूप के आधार पर और निहितार्थ। दस्तावेजी स्वरूप के आधार पर लिखित और अलिखित बताया था मैंने, तो उन्हें बताते हैं। पर लिखित और अलिखित का मतलब क्या होता है? लिखित संविधान और अलिखित संविधान, बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में, दिमाग में, कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। अब मैंने कन्फ्यूज़न क्यों बोला, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, वर्ड से जो पता चल रहा है वो लग रहा है लिखित संविधान, संविधान लिखा हुआ है, और अलिखित संविधान, संविधान नहीं लिखा हुआ। मतलब यहाँ पे किताब में लिखा होता है और यहाँ पे लिखा नहीं होता, और ओरली लोग जानते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ पे भी लिखा होता है, यहाँ पे भी लिखा होता है, हैं? तो इसे लिखित क्यों नहीं बोलते सर? इसे इसलिए लिखित नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है वो कोई एक बुक नहीं है, कोई एक लीगल बुक नहीं है। हमने तो एक लीगल बुक बना रखी है जिसे हम कहते हैं भारत के संविधान है। ये भारत के संविधान, इसी के अंदर सारी चीज़ें। ये क्या है? डिफरेंट, किसी के अंदर कुछ है, किसी बुक के अंदर कुछ है, किसी बुक के अंदर कुछ है, मतलब डिफरेंट बुक के कलेक्शन में लिखा हुआ है संविधान। तो उन्होंने भी लिखा था क्या? नहीं है, तो वो रूढ़ी और परंपरा वहाँ की है ना, जो भी रूढ़ी है वहाँ की या परंपराएं हैं वही है अलिखित संविधान में, ठीक है। लेकिन वो अलग अलग बुक, किसी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, किसी इंसान को या किसी भी पॉलिटिशियन को क्या बात अच्छी लगी कि कैसा होना चाहिए रूल हमारे देश के अंदर, वो उसने अपनी एक बुक निकाली, उसमें उसके बारे में उसने लिख दिया। लेकिन उसने केवल ये लिख दिया कि हमारे लोगों को किस तरह के अधिकार मिलने चाहिए, उसने लिख दिया, अपनी बुक बंद कर दी, अच्छा रख दी। उसके बाद कोई दूसरा आया पॉलिटिशियन, कोई राजनीतिक शास्त्र दूसरा आया, या फिर कोई बहुत अच्छा, मतलब कहूँ तो मनोवैज्ञानिक हुआ, उन्होंने फिर क्या करी, उन्होंने अच्छा लगा, अच्छा हमारे देश में ना शासन इस तरह से चलना चाहिए, उन्होंने शासन के बारे में कुछ लिख दिया, उन्होंने अपनी बुक को रख दिया। देन इसी तरह से चलता रहा। अच्छा, अब उन्होंने क्या करा, अरे यार जो पहले इंसान ने लिखा था ना वो बड़ा अच्छा लिखा है कि हमारे देश के जो लोग हैं ना उन्हें ये अधिकार मिलने चाहिए, तो एक काम करो उस बुक के हिसाब से बना दो, ठीक है। दूसरी बुक में उन्हें क्या अच्छा लगा, उनका अच्छा लगा कि भाई इन्होंने तो शासन के बारे में अच्छा बड़ा लिखा है कि भाई हमारे देश के अंदर किस तरह से शासन चलना चाहिए, उस बुक से उन्होंने उसे ले लिया नहीं, बस उन बुक को ही ले लिया। उस बुक के वो या तो कटिंग करके, जैसे भी, कुल मिला के मैं ये बता रहा हूँ कि वो लिखित है लेकिन अलग अलग बुक में, कोई लीगल बुक नहीं है उनकी कि ये संविधान है यहाँ का, ये बुक है यहाँ की, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसे कह रहा था मैं, आपके मन में डाउट होगा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके मन में ये डाउट था या नहीं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले एक दस्तावेजी स्वरूप, जो इसके पॉइंट्स लिख देता हूं मैं। लिखित संविधान को कैसे पहचानेंगे आप कि एक दस्तावेजी स्वरूप में होगा, दस्तावेजी स्वरूप, दस्तावेजी नहीं भैया, एक भी लिखना पड़ेगा, एक दस्तावेजी स्वरूप में, ठीक है। तो अनेक दस्तावेजी स्वरूप में, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, लिखित संविधान जो होता है वो नियोजित निर्णय का परिणाम होता है। क्या होता है? नियोजित निर्णय का परिणाम होता है। यह मत लिखो, नियोजित निर्णय, नियोजित निर्णय कैसे लिखा जाएगा भाई, एक मिनट को कंफ्यूजन सा हो जाता है। नियोजित निर्णय, हाँ, नियोजित निर्णय का परिणाम होता है लिखित संविधान। और जब ये नियोजित निर्णय का परिणाम नहीं होता लिख रहा हूं, उससे पहले यही बात आएगी, नियोजित निर्णय का परिणाम नहीं होता। अब नियोजित निर्णय का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे जो संविधान लिखने वाले लोग थे, है ना, तो उन्होंने संविधान को ऐसे लिखा। अब मैं बता देता हूँ थोड़ी सी बात। देखो, जैसे मान लिया उन्हें लगा कि भाई हमें भारत के लोगों को ये स्वतंत्रताएं देनी चाहिए, और मान लीजिए उसमें 100 लोग थे, तो अब उसमें वोटिंग डली। आप ऐसा मानते होंगे, हम भी ऐसे मानते थे पहले।
तो उसमें वोटिंग डली कि भाई कुछ लोगों का कहना है कि हमें ये स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। जैसे मैंने कह दिया, एक स्वतंत्रता का नाम ले देता हूँ, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। कुछ लोगों का जो ग्रुप था संविधान सभा में जो थे, उन्होंने ऐसा मान लिया। लेकिन कुछ लोगों को ने माना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब वोटिंग हुई, वोटिंग होके 100 लोग थे, मान लेते हैं 100 लोग थे, समझाने के लिए मान लेता हूँ, समझाने के लिए कि 100 लोग थे। तो 100 लोगों में से वोटिंग होके तो 51 या 60 या 80 लोगों ने वोट कर दिया कि हाँ में डिसीजन दे दिया अपना कि ठीक है, इस तरह से मान लेना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, मतलब मैक्सिमम लोग जो है हाँ की तरफ से, तो हाँ की तरफ वाला डिसीजन हो गया। ऐसा मानते थे हम अब तक, और आप भी ऐसे ही मानते होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। नियोजित निर्णय का परिणाम यही, इसका मतलब ये है, और होता भी ऐसा ही था कि 100 के 100 लोगों की सहमति ज़रूरी होती थी। मतलब जितने भी संविधान सभा में उपस्थित होते थे लोग, उन सभी की सहमति होना बहुत ज़रूरी था। तो अब आप कहेंगे कि ऐसे सहमति कैसे हो जाती थी? भैया, अगर सहमति नहीं होती थी ना, तो वो रूल ही नहीं माना जाता था, वो नियम नहीं बनाया जाता था, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं बनाया जाता था। अब मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ, सबसे बड़ा। देखो, हम अपने देश का नाम क्या रखें, भारत रखें या इंडिया रखें, इस बात पे सहमति नहीं हुई। काफ़ी दिन तक बहस चलती रही कि भाई क्या रख लें, भारत रख लें, तो कुछ हाँ में कुछ ना में, कुछ मतलब लोग मान के ही नहीं दिए कि नहीं भाई हम नहीं मानेंगे, इंडिया ही होना चाहिए, भारत नाम नहीं होना चाहिए। कुछ ने कहा नहीं भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। तो पता है आपको, हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है भारत यानी इंडिया, है ना। फर्स्ट जब संविधान लिखना स्टार्ट होता है, भारत यानी इंडिया, है ना, पहले आर्टिकल, पहले निचोड़ में। तो इसका मतलब यही है कि वो उस पर सहमति नहीं हुई, तो दोनों वर्ड्स को ही लिखना पड़ा। वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि नियोजित निर्णय का मतलब है सभी लोगों की सहमति। अब सभी लोगों की सहमति जब हो जाती थी, चाहे वो किसी भी तरीके से सहमत होते थे, या तो उसमें से कुछ काट छाट करके सहमत हो जाते थे कि ठीक है, आप एक काम करो, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहे हो, एक काम कर लो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दो, वाक मत जोड़ो इसमें। सब मान गए तो वो अभिव्यक्ति कर दी। हालांकि ये मैंने केवल एग्जाम्पल दिया है। हमारे भारत में सभी लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा समझाया है आपको कि जैसे भी सहमति बनती थी वैसे। इसका मतलब होता है नियोजित निर्णय। मतलब नियोजित मतलब जितने ग्रुप हैं, जितने लोग हैं ग्रुप के अंदर, उन सभी के निर्णय वैल्यूबल होता था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, संविधान सभा। लिखित संविधान के अंदर क्या क्या होना जरूरी होता है? संविधान सभा। भाई लिखित संविधान तभी तो होगा, संविधान सभा ही तो बनाएगी संविधान को, ठीक है। तो संविधान सभा का होना यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, संविधान सभा का होना यहाँ ज़रूरी नहीं है। पूरी लाइन आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। संविधान सभा का होना ज़रूरी है, और उधर संविधान सभा हो या ना हो तो है ही नहीं, नहीं मतलब नहीं होगी, ठीक है। हमेशा उद्भव नहीं होता इसका, किसका? लिखित संविधान का हमेशा उद्भव नहीं। ऐसा नहीं है संविधान बन के भी तैयार हो गया और अभी भी उद्भव होने लग रहा है, अच्छा ये कर लो, अच्छा ये कर लो, अच्छा ऐसे संशोधन कर लीजिए। अब आप ये भी कह सकते हैं कि संशोधन करके तो उद्भव किया जा सकता है। भैया संशोधन उन चीज़ों का किया जा सकता है जो संविधान के मूलभूत ढांचे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो सभी चीज़ों का नहीं किया जा सकता। तो हमेशा उद्भव नहीं, और इधर लिख देंगे अभ्युदित। अभ्युदित मतलब हमेशा उद्भव होने वाले, अभ्युदित संविधान होता है यहाँ पर। अभ्युदित हमेशा उद्भव होने वाला, हमेशा उद्भव होने वाला, ठीक है। अच्छा, यहां पर जब बना है तो अधिनियमित लिखित संविधान का अधिनियमित होना भी जरूरी है, और यहाँ पर अधिनियमित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? अधिनियमित का मतलब होता है आत्मार्पित करना। जैसे मैंने वर्ड्स बताए थे लास्ट लेक्चर में आपको कि मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, मान लिया, ठीक है। तो मानेंगे तभी तो मानेंगे जब हम लिखित रूप में बनाएंगे। अगर हमने लिखित बनाया ही नहीं तो क्या ही उसकी प्रियम्बल, जैसे हमारे यहाँ प्रियम्बल है, मतलब उसकी प्रारूप है, उसे हमने एक्सेप्ट किया है हमने संविधान को, तो वो सब चीज़ें उसमें नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो अलिखित है, उसमें क्या ही एक्सेप्ट करना। जब ये बन के तैयार हुआ, अधिनियमित हो गया, तो हमने अधिनियमित किया,
ठीक है, आगे चले। राज्य व्यवस्था की प्रकृति। जी देखो, राज्य व्यवस्था की प्रकृति, राज्य व्यवस्था की प्रकृति, राज्य व्यवस्था की प्रकृति। अच्छा, इधर भी आएगी राज्य व्यवस्था की प्रकृति, बिल्कुल सेम। अब राज्य व्यवस्था की प्रकृति होनी चाहिए, हाँ भाई, वहाँ होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए। ये डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, समझ लेना आप, है ना, यही चीज़। अब राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या होगी? अगर लिखित संविधान है तो राज्य व्यवस्था की कितनी प्रकृति होती है? अभी मैंने आपको बताया 3। कौन कौन सी? एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक। और यहाँ पे कितनी होगी? यहाँ भी इतनी होंगी। लेकिन लिखित संविधान में राज्य व्यवस्था की प्रकृति कोई सी भी हो सकती है, मतलब एकात्मक हो सकती है, हाँ जी, वो अपनी संविधान के अंदर लिख देंगे कि हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक है, तो एकात्मक मान लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ तो जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति है वो संघात्मक है, तो हम संघात्मक मान लेंगे, ठीक है। और अगर उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ संविधान में लिख दिया ये बात कि हमारे यहाँ तो राज्य व्यवस्था की अर्ध संघात्मक है, तो हम क्या मान लेंगे कि अर्ध संघात्मक है। लेकिन यहाँ मानने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा कैसी होगी? एकात्मक होगी, एकात्मक होगी। अगर मेरे बच्चों मैं आपसे कहने लग जाऊं कि जहां संविधान लिखित नहीं है तो वहां राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या होगी, तो आप हमेशा आंसर देंगे कि एकात्मक होगी। अब आ जाओ बैक। मैंने अभी स्टार्टिंग में यहाँ लिखा था आपके सामने कि ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक है, तो वहाँ के संविधान की प्रकृति कैसी होगी? एकात्मक। और मैं कह रहा था कि आप यूँ सोच रहे होंगे कि अलिखित संविधान है तो कैसे एकात्मक होगी, ठीक है। तो अब आपको शायद समझ आया होगा अलिखित का मतलब क्या है। और एकात्मक होती है जहाँ भी संविधान अलिखित है, जहाँ जहाँ का संविधान अलिखित है, जहाँ जहाँ का संविधान लिखित नहीं है, एक दस्तावेजी संकलन में नहीं है, तो वो क्या है? अलिखित ही है, ठीक है। क्या ब्रिटेन से अलग और भी देशों का है जो अलिखित संविधान है? हाँ जी है। सऊदी अरब, इजराइल, न्यूजीलैंड, ये सभी कैसे हैं? कैसे हैं? अलिखित। लेकिन जो ब्रिटेन है वो अलिखित का रोल मॉडल है, मतलब रोल मॉडल है, मतलब मुखिया है, उसी ने सिखाया है कि अलिखित संविधान बनाओ, ऐसे होता है, ठीक है। तो रोल मॉडल कौन है अलिखित संविधान का? तो कौन है? ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या है? रोल मॉडल। क्लियर? रोल मॉडल खुद लिख लेना, ठीक है जी। उससे आगे चले जी, आगे चलते हैं भैया। अच्छा, संवैधानिक प्रावधान। देखो, अगर संविधान लिखित संविधान है तो संवैधानिक प्रावधान कैसे होंगे उसके अंदर? संवैधानिक प्रावधान कैसे होंगे? संवैधानिक प्रावधान उसके अंदर कैसे होंगे? लिखित के अंदर। अच्छा, संवैधानिक प्रावधान कितने तरह के होते हैं? मैंने आपको बताया था 3 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? 3 तरह के, ठीक है। कैसे होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? नम्य, अनम्य और नम्य तथा अनम्य का मिश्रण, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने ये कह के नहीं बताया कि ये संवैधानिक प्रावधान होते हैं। तो अब आप सुन लीजिए, संवैधानिक प्रावधान हो सकता है ना दिख रहा हो, लेकिन जो बोल रहा हूँ उसे नोट कर लीजिए या ध्यान से सुन लीजिए। संवैधानिक प्रावधान 3 तरह के होते हैं। संवैधानिक प्रावधान 3 तरह के होते हैं, कठोर, लचीला, और तीसरा लिखेंगे आंशिक कठोर एवं लचीला है। तो जो कठोर होता है उसे बोलते हैं अनम्य। क्या बोलते हैं? अनम्य। और जो अनम्य को मतलब कठोर भी लिख लीजिए ब्रैकेट में, कठोर, ये कठोर होता है, ठीक है। और दूसरा नम्य, नम्य मतलब लचीला, ठीक है, लचीला। और नम्य तथा अनम्य का मिश्रण ऐसे भी लिखा हो सकता है, नम्य तथा अनम्य का मिश्रण, ठीक है, या कठोर एवं लचीला का मिश्रण, ठीक है। अब जो संवैधानिक प्रावधान है वो अगर लिखित संविधान है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारे संविधान के अंदर किस तरह के प्रावधान हमने किए हुए हैं, नम्य है या अनम्य है या नम्य तथा अनम्य का मिश्रण है, उन्हें बताने पड़ेंगे। जैसे कि भारत का संविधान क्या है? नम्य तथा अनम्य का अद्भुत मिश्रण है, ठीक।
ठीक है, ये इन्होंने बताया। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ तो हमेशा जैसे पहला बताया मैंने कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक होती है लिखित में, वो अलिखित में, तो उसी तरह से यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं है। तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, नम्य। क्या होगा, नम्य, मतलब लचीला। संविधान का जो प्रावधान होंगे, संवैधानिक प्रावधान होंगे, वो क्या होंगे, हमेशा अलिखित में नम्य, मतलब लचीले। अब आप जोड़ो, देखो मैंने आपको किसी लेक्चर में, मतलब 1 या 2 लेक्चर पहले बताया था कि ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीले संविधानों में से एक है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा लचीला है ये कह सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ लचीला होना ही एक मतलब क्वालिटी है, अलिखित संविधान है तो लचीला तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अब आप मतलब ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हैं, समझ पा रहे हो। तो इसी तरह से आगे चलेंगे हम, ठीक है। चलो जी, संवैधानिक प्रावधान की बात हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं भाई, आगे ये मतलब ये कंप्लीट हो गया। हाँ, ये कंप्लीट हो गया, बता दूं लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या क्या डिफरेंस होंगे, वो ये होंगे, ये आप नोट कर लीजिए। ये कंप्लीट हो गया, उससे आगे चलते हैं भाई, और भी बातें डिस्कस करनी है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं जी, जल्दी फास्ट। अच्छा, उसके बाद शब्द आया लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक। तो ये लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक मैंने क्या बताया था, निहितार्थ या मूल्यों के आधार पर संविधान के प्रकार बताया था ना भाई। ये तो मैंने बता दिया दस्तावेजी के आधार पर। निहितार्थ के आधार पर अब डिस्कस कर रहे हैं। निहितार्थ या मूल्यों के आधार पर कितने तरह के, 2 तरह के। कौन कौन सा, लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक संविधान और अलोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक, ठीक है, संविधान। अच्छा, अब सुनो, अब हमारा कौन सा है इनमें बताता रहूंगा, आगे चलते रहेंगे। जब हम भारत का संविधान पढ़ेंगे तो भारत का कौन सा है वो हम उसी की तरफ मेनली टारगेटेड हो जाएंगे। अभी मैं केवल वर्ड्स बता रहा हूँ कि क्या है, कहीं ऐसा मुझे लगेगा कि बता देना चाहिए हमारे यहाँ का कैसा है तो मैं बता भी दूंगा, और छूट जाए हमारे यहाँ का कैसा है ये बताना। तो बच्चों, मैं जब अपना संविधान पढ़ाऊँगा 2-3 लेक्चर के बाद, तो बिल्कुल स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर होगा वो, तब उस टाइम। अभी आप ये वर्ड समझिए, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक। जिस संविधान के अंदर, ठीक है, जिस संविधान के अंदर क्या होगा, संविधानवाद होगा, वो संविधान लोकतांत्रिक संविधान होगा, या उस देश का संविधान लोकतांत्रिक होगा। तो मैंने क्या कहा, जिस संविधान के अंदर संविधानवाद होगा, क्या होगा, संविधानवाद। जिस देश के अंदर संविधानवाद होगा वह संविधान या उस देश का संविधान कैसा होगा, लोकतांत्रिक संविधान होगा। अब आपने सर ये तो बता दिया संविधानवाद होगा, जिस देश के संविधान के अंदर संविधानवाद होगा तो उसे लोकतांत्रिक संविधान कहेंगे। लेकिन संविधानवाद का मतलब क्या है, देखो संविधानवाद का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं, केवल मैं आपको 7 पॉइंट बता रहा हूँ। अगर किसी देश के संविधान के अंदर आपको पता है कि ये चीज़ें होती हैं तो समझ लीजिए वो संविधान या उस देश का संविधान कैसा, उस संविधान के अंदर कैसी चीज़ है, संविधानवाद है, ठीक है। और अगर संविधानवाद है तो वो लोकतांत्रिक है। क्लियर है। अगर किसी देश के अंदर ये 7 चीज़ें हैं तो समझ लीजिए कि ये 7 चीज़ें तो संविधानवाद को बताती हैं, और अगर ये इस देश के संविधान के अंदर हैं तो इस देश का जो संविधान है वो लोकतांत्रिक संविधान है। अब वो 7 चीजें क्या क्या हैं, सबसे पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी पहला पॉइंट है। क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है। दूसरा विधि का शासन। दूसरा क्या है, विधि का शासन। अगर ये भी है उसके अंदर तो भी संविधानवाद का दूसरा पॉइंट है। तीसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
नेक्स्ट सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय। तो ये कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5। आगे निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली, निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली, निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली। और नेक्स्ट निष्पक्ष नौकरशाही, निष्पक्ष नौकरशाही। तो ये 7 पॉइंट ये हैं। अगर ये 7 पॉइंट किसी भी देश के संविधान के अंदर हैं तो उस देश के संविधान के अंदर संविधानवाद है, और संविधानवाद है तो वो देश का संविधान लोकतांत्रिक संविधान है, उस देश के अंदर लोकतांत्रिक संविधान है, ये कहना सही है। ठीक है, ये तो हो गया। और जिसके अंदर नहीं है, जिसके अंदर नहीं है तो वो अलोकतांत्रिक हो गया। अब मैं बता दूं, हमारे भारत का संविधान लोकतांत्रिक संविधान है, या हम जो हमारा भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है। समझ में आया जी। अब बात ये भी आ जाती है कि वाकई में अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है। हाँ, ये जो टर्म्स है, हाँ ये सारी टर्म्स हमारे भारत के संविधान के अंदर हैं। तो ये यहाँ डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान के अंदर सब कुछ है, क्योंकि हमारा इसी टाइप का संविधान है, संविधानवाद भी हमारे भारत के देश संविधान के अंदर है। तो जब ये बातें आएंगी तो मैं वहीं डिस्कस कर लूँगा। अभी क्यों हम इनको एक्सप्लेन करें, फिर दोबारा एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हम यहीं छोड़ते हैं कि ये होने चाहिए तो लोकतांत्रिक संविधान होगा। इतना ही इनफ है यहाँ पे। ठीक है जी, आगे चलो, उससे आगे की बात हम कर लेते हैं जी। सरकार के स्वरूप बताए थे मैंने आपको। क्या बताए थे? सरकार के स्वरूप बताए थे कि नहीं बताए थे? ठीक है, स्वरूप, ये सरकार के प्रकार, सरकार के स्वरूप या सरकार के स्वरूप भी शब्द आ जाता है भाई, ये भी शब्द है। और प्रकार, सरकार के स्वरूप या सरकार के प्रकार। अच्छा, मैंने स्वरूप इसमें तो नहीं बोल दिया था कहीं पहले? आप एक बार ध्यान से लिखे होंगे तो आपको पता होगा भाई, मिस्टेक होगी थी, सॉरी फॉर दैट। सरकार के अंग हैं या सरकार के भाग, सरकार के प्रकार यहाँ होंगे और सरकार के स्वरूप भी यही होंगे बेटा। ठीक है, ये दोनों वर्ड यहीं आएंगे। तो सरकार के स्वरूप देखो 3 तरह के बताए थे, 3 तरह के स्वरूप मैंने बताए थे, सभी तरह के प्रकार मैंने बताए थे। सबसे पहले बताया था संसदात्मक, दूसरा बताया था अध्यक्षात्मक, और तीसरा क्या अध्यक्षा, सही नहीं लिखा गया ये, अध्यक्ष। हाँ, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक। अर्ध अध्यक्षात्मक। ठीक है, अब देखो इन तीनों में डिफरेंस जी, बहुत ध्यान से सुनेंगे भैया, सुन लो। अध्यक्षात्मक क्या होता है? अध्यक्षात्मक का मतलब होता है जिस देश में सरकार का मुखिया और सरकार का प्रमुख, सरकार प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख कह लीजिए, है ना, या फिर राष्ट्र का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, दोनों एक ही व्यक्ति, तो वहाँ होता है अध्यक्षात्मक स्वरूप। वो क्या होता है? अध्यक्षात्मक स्वरूप। ठीक है, सरकार का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख जब एक ही व्यक्ति होता है तो वहाँ अध्यक्षात्मक स्वरूप होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पर संसदात्मक स्वरूप क्या होता है?
जब सरकार का प्रमुख एक अलग व्यक्ति और राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र की जगह देश भी लिख सकते हैं आप, देश का प्रमुख, राष्ट्र या देश का प्रमुख एक अलग व्यक्ति, अब चाहे वो राष्ट्रपति हो और चाहे वो राजा हो, ठीक है। हालांकि ये चीज़ और भी है यहाँ पर, हाँ ये भी समझ लीजिए, ये जो राष्ट्र या देश का प्रमुख होता है ये केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, केवल नाम मात्र का प्रमुख, ये भी कंडीशन है, ठीक है। और वास्तविक शक्तियां किसके अंदर होती हैं, है ना, मंत्री परिषद के अंदर, है ना। तो आप कह सकते हैं वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद के अंदर, या आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज़ होती है उसके अंदर, ठीक है। मंत्री परिषद का ही वो होता है सदस्य, प्रधानमंत्री भी। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये एक ही व्यक्ति, आप सिंपल अगर समझें, सरकार का प्रमुख और राष्ट्र या देश का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है तो अध्यक्षात्मक सरकार होती है, और सरकार का प्रमुख और देश या राष्ट्र का प्रमुख अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो संसदात्मक टाइप की होती है। और थोड़ी सी डिटेल अगर आप करें तो उसमें ये बोल सकते हैं कि देश या राष्ट्र का प्रमुख जो होता है वो केवल नाम मात्र का होना चाहिए, तो भी ये इसी के टाइप के अंदर है। और अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है, अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है जी, इसमें होता है कि देश और राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो जो व्यक्ति है तो एक ही, लेकिन उसके पास जो ताकत है वो नाम मात्र का नहीं है, वो लगभग इक्विवेलेंट ताकत होती है। ये अलग अलग व्यक्ति होते हैं, सरकार का प्रमुख और राष्ट्र या देश का प्रमुख अलग, ये अलग, लेकिन दोनों की जो शक्तियाँ, दोनों के पास शक्तियाँ होती हैं, मतलब आप ये समझिए दोनों के पास शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ही प्रमुख है, यहाँ पे क्या है, दो प्रमुख हैं लेकिन दोनों के पास शक्तियाँ हैं। यहाँ पे क्या है, प्रमुख तो दो हैं लेकिन जो देश या राष्ट्र का प्रमुख होता है वो नाम मात्र का होता है, उसके पास शक्तियाँ नहीं होती, लिमिटेड पावर्स होती हैं, लिमिटेड पावर्स का उपभोग करता है वो, और मंत्रिपरिषद के अंदर मुख्य शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया सरकार के स्वरूप में प्रकार। जी आगे चलते हैं भाई जल्दी से। जी सरकार के अंग, हाँ मुझे एक बात और बतानी थी कि जो लास्ट लेक्चर मैंने डाले हैं पॉलिटी क्लास 5 करके और पॉलिटी क्लास 6, एक्चुअली मैं पॉलिटी क्लास 4 भूल गया था, मैंने 3 के बाद 5th अपलोड कर दिया, ठीक है। जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं उनके लिए है, बाकी तो आप इसे स्किप कर सकते हैं जो बोल रहा हूँ। तो उसमें क्या है, 4 क्लास की जगह मैंने 5th अपलोड कर दी है। अब 5th मुझे कैसे मैं इसे 5th नाम दूं, तो मैंने उस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा, तो मैंने उसे 5 दे दिया। जो 5 है ना, ऊपर डैश लगा हुआ है, तो वो रियल में 5 है, जो केवल 5 है वो 4 वीडियो है, और 6 जो वीडियो है वो मैंने ऐसे अपलोड करी है। एक बात तो ये बतानी थी, दूसरी ये भी बतानी थी कि जो वीडियोस मेरी हैं तो उसमें जो वीडियो नंबर 5 है और जो 6 है उसमें ज़्यादा इशू आ रहा है बच्चों का कि भाई उसमें दिख नहीं रही हैं, वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, शब्दावलियाँ नहीं दिख रही हैं। तो भैया आप एक सजेशन तो आपके लिए ये है कि आप अपने कैमरे का जो वो होता है ना क्वालिटी, वो 720 पे सेट कर लो, है ना, हाई पिक्चर क्वालिटी में, तो उसमें आपको क्लियर दिखेगा। ऐसा मैंने खुद करके देखा अपने दूसरे फ़ोन में, तो उससे सही हो जाता है। और दूसरा ये है कि भाई मैं बोल तो सब चीज़ें रहा ही हूँ, आप वैसे नोट कर लीजिए। अब फिर मैंने ऐसा किया क्यों, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि कम समय में मुझे ज़्यादा कंटेंट देना था आप लोगों को, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें की, बस इतना ही। अब नेक्स्ट फिर से यहीं आ जाओ। तो अब आ गई बात आगे क्या हो गया भाई, देखिएगा ज़रा। संविधान की प्रकृति, अंग हो गए, हाँ हो तो गए, अब प्रकार भी हो गए। अच्छा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो इसमें बस इतना बताना पड़ेगा मुझे। कार्यपालिका का मतलब होता है जो कोई नियम बनाएगी, विधायिका नियम बनाएगी, विधायिका विधि बनाएगी, विधायिका मतलब विधि बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका उन विधि को अप्लाई करेगी, अप्लाई करने का काम है कार्यपालिका, और न्यायपालिका उसकी जांच करेगी, उसकी जांच करेगी कि क्या वो तर्कसंगत चीज़ें हैं जो विधायिका ने बनाई हैं, है ना।
तो वो जांच करने का काम है न्यायपालिका का। तो ये किसके टाइप है? सरकार के टाइप है, सरकार के अंग हैं, है ना। तो ये भी क्लियर हो गया सरकार के। अच्छा, राज्य व्यवस्था और संविधान की प्रकृति। हाँ जी, प्रकृति भी सुन लीजिए जी। राज्य व्यवस्था या संविधान की प्रकृति। ये भी 3 तरह की, देखो, एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक। तो हमारे भारत की जो प्रकृति है वो कैसी है? संघात्मक है जी, ये वाली, है ना। एकात्मक कैसी होती है, संघात्मक कैसी होती है, और उनके बीच की अर्धसंघात्मक होगी। एकात्मक का मतलब होता है भैया कि जो सारी शक्तियां हैं ना, संविधान की जो पावर है वो सारी की सारी पावर किसके अंडर हो? एक ही सरकार के अंदर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबसे बड़ी पावर हो। और इसमें देश के अंदर राज्य होना जरूरी नहीं है। एकात्मकता प्रकृति, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसमें राज्य नहीं हो सकते हैं राज्य, लेकिन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। संघात्मकता में क्या है कि यहाँ पर देश के साथ साथ उस देश के अंदर राज्य होने भी ज़रूरी है, तभी ये प्रकृति अप्लाई होगी, तभी ये बात अप्लाई होगी। तो इसमें होना चाहिए राज्य में। अब देश के और राज्य के बीच में, देश के और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किस तरह से होगा, वो संघात्मक में आगे चलेगा। यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, संघ, परिसंघ, महासंघ, वो मैं बताऊंगा आगे। लेकिन अभी ये समझिए कि जिस देश में केवल देश की एक ही मतलब संस्था है, एक ही मतलब सेंटर गवर्नमेंट जो होती है ना, उसी के अंदर सारी ताकतें हैं, ठीक है। तो वहाँ एकात्मक प्रकृति होती है राज्य व्यवस्था संविधान की। और जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, ये समझ लीजिए आप। सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। सेंटर की भी कुछ बातें चलती हैं, स्टेट की भी चलती हैं। अब कहीं सेंटर की ज़्यादा, स्टेट की कम, कहीं सेंटर और स्टेट की बराबर, कहीं स्टेट की ज़्यादा, सेंटर की कम, तीनों तरह की प्रकृति होती है इसके अंदर। वो भी डिस्कस करेंगे जब संघात्मक स्पेशल को डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में करेंगे वैसे। तो ये बात हो गई। अर्धसंघात्मक इसके बीच में, मतलब इसमें राज्य होना ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या होगा, राज्य होना ज़रूरी है और शक्तियों का बंटवारा इस तरह से होगा कि संघ के पास ज़्यादा शक्तियां, राज्य के पास कम शक्तियां, लेकिन दोनों के पास शक्तियां होंगी। ये डिसाइड पहले ही कह रहा है ये कि राज्य के पास ज़्यादा शक्तियां। ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है संघ के और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो। ये किसके अंदर ज़्यादा किसके अंदर कम नहीं कह रहा अभी ये, ठीक है। ये कह रहा है कि केंद्र के अंदर ज़्यादा शक्ति, ठीक है। ये राज्य व्यवस्था की प्रकृति और संविधान की प्रकृति हो गई। अच्छा, अगर थोड़ी सी भारत के संविधान के बारे में मैं इसमें बताना चाहूँ तो पहले हमारे संविधान को कह दिया गया था के सी विटेकर साहब ने कहा कि भारत का जो संविधान है या भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो किस तरह की है, वो अर्धसंघात्मक तरीका की है। मतलब यहाँ सेंटर और स्टेट भी होते हैं और ज़्यादातर शक्तियाँ सेंटर के पास हैं। किसने बात ये कही थी? के.सी. विटेकर साहब ने, ठीक है। के.सी. विटेकर साहब ने ये बात कही थी, ठीक है। उसके बाद और किस ने कहा अर्धसंघात्मक? और किसी ने भी नहीं कहा। तो फिर क्या हुआ? फिर सबने क्या कहा? सबने कहा कि हमारे भारत की जो संविधान की प्रकृति है वो है संघात्मक। ये किसने कहा? डी वसु साहब, डी वसु साहब ने ये बात कही थी। और किसने कही थी? अलेक्जेंड्रोविट्स, अलेक्जेंड्रोविट्स ने बात कही थी। किसने कही? डी वसु साहब, अलेक्जेंड्रोविट्स। और कहा भारतीय
संविधान, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, इसके मुखिया हमारे अंबेडकर साहब थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, उसने भी क्या क्या कहा कि हमारा जो संविधान है वो संघात्मक संविधान है। किस तरह का है? संघात्मक संविधान है। और किसी ने भी कहा क्या? हाँ जी, अब कहा सुप्रीम कोर्ट ने। किसने कहा? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार ये बात कही। कब कही? 2 बार कही। 1973 में ये बात कही। किसमें? हाँ, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में ये बात कही। ठीक है। और एक बार फिर से इस बात को दोहराया 1994 में SR बॉम्बई केस, SR बॉम्बई। SR बॉम्बई केस। ठीक है। ये 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो संविधान है उसकी जो प्रकृति है वो क्या है? संघात्मक है। क्लियर है? तो ये सारी बातें शायद ये डिस्कस हो गई हैं। हाँ जी, सारे डिस्कस हो गई। तो देखो ये क्लियर हो गया है। तो ये जो टर्म्स मैंने आज बताई ये बड़ा सोच के बताएंगी क्या क्या कन्फ्यूज़न होता है, किस तरह की शब्दावलियों में कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है। तो आज आपको मेरा लेक्चर कैसे लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर हो सके आपको, अगर आपको खुद से लगे कि हाँ जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ ये कंटेंट ठीक है या जो मैं समझा रहा हूँ वो ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर ये आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको या तो अच्छा नहीं लगा कंटेंट या आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल शेयर मत कीजिए, क्योंकि गुमराह मत कीजिए आप, है ना। तो प्लीज़, तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच।